नोरा सुपर 50 ए स्कूल डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं विकास शर्मा एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा पाठ नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण में जो टॉपिक है वो हमने पढ़ा था पीएच का दैनिक जीवन में महत्व है। अम्ल क्षार हम पढ़ रहे हैं, अम्ल के बारे में हमने पढ़ा, क्षार के बारे में पढ़ा, उनके उदाहरण पढ़े, सूचक के बारे में पढ़ा और आज इस क्लास का अपना जो विषय है वो है पीएच पैमाना। तो आइए विद्यार्थियों पीएच पैमाने के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए पीएच पैमाना जो है वो किसे कहते हैं? जिस प्रकार तापमान को मापने के लिए तापमापी का उपयोग किया जाता है, यानी टेम्परेचर को मापने के लिए हम थर्मामीटर का यूज करते हैं, उसी प्रकार से पीएच को मापने के लिए हम पीएच मापी या पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। तो तापमान को नापने के लिए तापमापी का उपयोग किया जाता है, तो पीएच को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? पीएच मापी का उपयोग किया जाता है। पीएच मापने में उपयोग जिसका किया जाता है या उपयोगी जो होता है वो क्या कहलाता है? आपके पीएच स्केल कहलाता है। पीएच स्केल जो होता है उसके ऊपर 0 से लेकर के 14 तक के अंक डले हुए रहते हैं। किसी भी विलियन की यदि हम पीएच को उसमें मेजर करते हैं और अगर हम उस पीएच को मापते हैं और अगर मान लो पीएच लेवल जो है वो 7 आता है, ये पीएच स्केल है और यहाँ पे हम 0 से लेकर के 14 तक के अंक होते हैं इसमें। तो पीएच स्केल के ऊपर ये जो अंकित होते हैं नंबर, इसमें अगर मान लो किसी भी विलियन की पीएच शो होती है 7, तो वो विलियन क्या कहलाएगा? उदासीन विलियन कहलाता है, या वो जो पदार्थ है वो उदासीन की कैटेगरी में आएगा, न तो वो अम्ल होगा और न ही वो क्षार होगा। अगर पीएच जो है, अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है, पीएच इज ग्रेटर देन 7, 7 से ज्यादा अगर पीएच आती है तो वो क्षारीय श्रेणी में आता है या उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और पीएच वैल्यू अगर 7 से कम आती है, पीएच इज लेस देन 7, अगर 7 से कम है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? अम्ल की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे परीक्षा में बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि यदि किसी विलियन की पीएच 7 से ज्यादा है तो वो किस श्रेणी में आएगा? तो पीएच की वैल्यू अगर 7 से ज्यादा आती है तो क्षार होगा, पीएच की वैल्यू अगर 7 से कम आती है तो वो अम्ल होता है, और अगर किसी विलियन की पीएच मान लो 7 है, 7 है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? उदासीन की कैटेगरी में आएगा। यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पर देखिए पीएच की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है इधर, यहाँ पे पीएच में कमी। तो अगर पीएच में कमी होती है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह हम लिख सकते हैं कि अगर पीएच में कमी होगी तो H प्लस आयन में वृद्धि होती है, और यहाँ पे पीएच में अगर मान लो वृद्धि हो रही है, पीएच में अगर वृद्धि होती है तो यहाँ H प्लस आयन में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो ये दोनों ही प्रश्न आपके परीक्षा में आने लायक हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि यदि किसी विलयन की पीएच में कमी होती है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में क्या होगी? वहां पर वृद्धि हो जाएगी। और अगर पीएच में वृद्धि हो रही है तो हाइड्रोजन आयन में क्या हो जाएगी? उसकी सांद्रता में कमी हो जाएगी। इसी के साथ हम ये देख सकते हैं कि अगर पीएच में कमी है और H प्लस आयन में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब इसमें OH माइनस आयन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और इधर अगर H प्लस आयन में कमी हो रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? OH माइनस आयन में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पढ़ा पीएच पैमाने के बारे में, स्केल पे देखा, इनके नंबर्स देखे। 7 पीएच अगर आती है तो उदासीन होता है, ये याद रखना है आपको। 7 अगर 7 से ज्यादा पीएच है तो वो अम्ल होता है, और अगर 7 से कम अगर उसकी पीएच आती है तो वो 7 से कम है तो वो अम्ल होगा, और 7 से ज्यादा होगी तो वो क्षार की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसके बाद में आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत। प्राकृतिक अम्ल व उनके स्रोत।
अब इसमें परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनके अंदर अम्ल आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक ट्रिक, और उस ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं कि कौन से पदार्थ में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर एक लाइन अपन याद करेंगे, एसी 8 टाई, एसी 8 टाई में से मैंने सिया लेखा मेची, सिया लेखा मेची गंगा मैम को दी। तो यहाँ पे ये एक वाक्य, एक सेंटेंस है, इसको आपको याद रखना है कि एसी 8 टाइम में से मैंने सिया लेखा मेची गंगा मैम को दी। तो जितने भी आपके ये जो यहाँ पे जो प्राकृतिक अम्ल आएंगे और वो किसका स्रोत है उनके बारे में आपको याद हो जाएगा। तो पहले आपको ट्रिक भी तो याद होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे लिखा एसी 8 टाई, गले में बांधने की जो टाई आती है, हम देखते हैं कि हमारे पास में एसी टाई है, और कितनी टाई है, एसी 8 टाई है। अब आप ये कहोगे कि सर 8 को तो ऐसे लिखा जाता है, या 8 को ऐसे लिखा जाता है, आपने यहाँ पे लिखा 8 है। तो आपको ये जनरली समझना है कि जैसे साइंस वाले हैं अपन, तो साइंस वालों की हो सकता है हिंदी वीक होती है, इसलिए अपन ने गलती से क्या लिख दिया, 8 को क्या लिख दिया, यहाँ पे 8 लिख दिया। तो एसी 8 टाई है अपने पास में, उनमें से मैंने क्या किया, 4 मेम है, एक का नाम है सिया, एक का नाम लेखा, एक का नाम मेची और एक का नाम गंगा। ये चारों जो मेम है उनको अपन ने दे दी, और ये सेंटेंस आपने याद कर लिया। अब इस सेंटेंस को याद करने के बाद में किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आप अच्छे से उसको याद कर सकते हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सी, और सी से बनता है आपके सिरका। सी का मतलब क्या है, सिरका। और सिरका सब जानते हैं क्या होता है, इसको हम कहते हैं विनेगर। विनेगर यानी आजकल जितने भी फास्ट फूड बनाए जाते हैं उनके सबके अंदर जो खट्टा स्वाद उत्पन्न करने के लिए जो पदार्थ डाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं, विनेगर कहते हैं। तो ये जो सिरका है आपके सी, इसमें अम्ल पाया जाएगा ए का मतलब हो गया एसिटिक अम्ल। तो सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। दूसरा आता है, देखिए आप टे, टे से बनता है आपके टमाटर, और आ से बनता है ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड, इसको हम बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है। तीसरा आता है यहाँ पे ई, ई का मतलब होता है इमली, और इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। फिर इसके बाद में आता है आपके से बनता है सेब यानी एप्पल, और सेब में होता है मैलिक अम्ल। तो इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से आप इतने सारे पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है वो आसानी से याद कर सकते हैं। सेब में हो गया आपके मैलिक अम्ल। इसके बाद में आता है ने, देखो ने का मतलब है नेटल, और इसके लगाता हूं मैं गोला, क्योंकि आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि व्हाट इज नेटल, नेटल क्या होता है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेटल जो होता है वो एक कांटेदार पादप होता है, कांटे नुमा पौधा होता है ये। जिस प्रकार से मधुमक्खी हमें डंक मारती है और उस डंक के अंदर अम्ल होता है, उसी प्रकार से ये जो नेटल का जो पौधा होता है ये कांटे नुमा पौधा होता है। जब कोई व्यक्ति इन कांटों के स्पर्श करता है या छू जाता है तो उन कांटों में से क्या होता है, अम्ल निकलता है। तो नेटल का देखो, ने का मतलब नेटल और मे का मतलब मेथेनोइक अम्ल। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बोर्ड एग्जाम में आने लायक प्रश्न है कि नेटल के पौधे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसे हम कहते हैं मेथेनोइक अम्ल। फिर आता है आ से बनता है आपके आंवला, और आंवले के साथ ही आप याद रख सकते हो यहाँ पे नींबू, और नींबू के साथ में संतरा,
वैसे ट्रिक के माध्यम से तो क्या आ जाएगा इसमें, आंवला, और आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आंवले में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद देखिए लेखा। अब यहाँ पे खा शब्द ये वर्ड आ रहा है खा। खा का मतलब होता है खट्टा दूध। खा से क्या बनेगा, खट्टा दूध, और खट्टे दूध को हम क्या कहते हैं, दही कहते हैं। यानी खट्टा दूध, और खट्टे दूध को क्या बोला जाएगा, दही। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल। इसके बाद में आता है आपके मेची। ची से बनता है चीटी, और चीटी भी डंक मारती है, चीटी भी हमें काटती है। तो चीटी में भी कौन सा होता है, में, यानी मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। बचा क्या आपके गंगा। कैसे बनता है गन्ना, शुगर केन जिसे हम कहते हैं। और गन्ना जो होता है इसमें एसिड पाया जाता है, ग्लाइकोलिक एसिड पाया जाता है, ग्लाइकोलिक अम्ल। बस ये आपकी ट्रिक भी पूरी हो गई। और किस किस में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है वो आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। इसके बाद में आप, ये एक और रह गया देखो, मैम। मैं से बनता है मधुमक्खी, मधुमक्खी हनी बी, और मधुमक्खी में होता है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। तो यहाँ पे देखो आप, नंबर 1 नेटल, नंबर 2 चींटी, और नंबर 3 मधुमक्खी। इन तीनों के अंदर एक ही प्रकार का अम्ल पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। अब मान लो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आ जाए, और प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, या फार्मिक अम्ल। तो फिर उस समय आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो मेथेनोइक अम्ल होता है इसी का दूसरा नाम क्या होता है, फार्मिक अम्ल बोला जाता है इसको, फार्मिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल बोलो चाहे मेथेनोइक अम्ल बोलो, बात एक ही है, HCOOH, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है जिसे हम कहते हैं मेथेनोइक अम्ल। और चींटी का फार्मिक का इसका वैज्ञानिक नाम होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, फार्मिक अम्ल रख दिया। तो नेटल के पौधे में, चींटी के डंक में, और मधुमक्खी के अंदर, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद आगे देखो क्या लिखा हुआ, को का मतलब क्या होता है, कोई नहीं, कोई नहीं तो बात खत्म। और दी का मतलब दी एंड हो जाएगा। तो इस ट्रिक का क्या हो गया, दी एंड हो गया। तो इस प्रकार से हमने एक लाइन याद करी है, ऐसी 8 टाई में से मैंने सिया लेखा मेची गंगा मैम को दे। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है आपको कि 4 धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख और ईसाई, इन चारों धर्मों की 4 अलग अलग मेम, इनके नाम है ये। जैसे सिया जो है वो मुस्लिम समाज में होता है, लेखा सिखों में होती है, मेची ईसाइयों में होती है, और गंगा हिंदुओं में होती है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन चारों धर्मों की जो 4 मेम है उनको हमने हमारे पास में जो 8 टाई थी उनको दे दी। तो इस प्रकार से हमारी प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत वाली जो ट्रिक है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए कि जो प्रश्न आता है आपके, एक तो नेटल में, और एक ये मधुमक्खी में, और एक क्या था इसमें, चींटी। इन तीनों के अंदर जो एक एसिड पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। तो ये तीनों जब हमें काटते हैं, या तो जब कोई व्यक्ति नेटल के स्पर्श करेगा, या कोई चींटी काटेगी, या कोई मधुमक्खी डंक मारती है, तो उस समय हमारे शरीर में क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल का स्त्राव होता है, या मेथेनोइक अम्ल उसके अंदर शरीर में प्रवेश करता है। जिसकी वजह से क्या होता है, मेथेनोइक के कारण क्या होता है, दर्द होता है, जलन होती है, और स्वेलिंग आती है, सूजन आ जाती है। सबको पता है मधुमक्खी काटने से ये सब उसके इफेक्ट हमें पता है। तो जब भी मेथेनोइक अम्ल का प्रभाव होगा, तो इस प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं, NaHCO3। यानी इसके उपचार में क्या करेंगे, उपचार के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग हम कर सकते हैं। और जिस भी पदार्थ का हम इसमें उपयोग करेंगे वो कौन सी प्रकृति का होगा, वो क्षारीय प्रकृति का होगा। तो आपको ये पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं
कि जब भी अम्ल का प्रभाव होगा या अम्ल की मात्रा बढ़ेगी तो उसके प्रभाव को या उसकी मात्रा को कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? क्षार का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट कौन सी प्रकृति का माना जाएगा? क्षारीय प्रकृति का माना जाता है। इसके अलावा एक उपचार और कर सकते हैं इसमें, जिस एरिया में नेटल का पौधा उगता है, नेटल वाला प्लांट उगता है, उसी के पास में एक प्लांट और होता है जिसे हम कहते हैं डाक प्लांट। डाक नामक पौधे की पत्ती का या पत्तियों का उपयोग किया जाता है। तो सीधी सी बात है कि उस डाक नाम के पौधे की पत्ती लेकर के उसको इफेक्टिव सरफेस के ऊपर रगड़ने से और उसको रब करने से वो प्रभाव खत्म हो जाता है। तो आपको पूछा जाए कि डाक नामक पौधे की जो पत्ती है वो कौन सी प्रकृति की होगी, तो कौन सी प्रकृति की मानी जाएगी? वो भी क्षारीय प्रकृति की मानी जाती है। क्या वो क्षार प्रकृति की होती है? क्योंकि अम्ल जो होता है वो क्षार से क्रिया करके क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। ये बात हमने अम्ल के जो गुण पढ़े थे उसमें पढ़ा था कि जब भी अम्ल क्षार से क्रिया करेगा तो अम्ल जो है वो अपने गुणों को खो देता है और अपने समस्त गुणों को खो करके वो क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट। चलो, इसके बाद में आपके आता है अम्ल और क्षार के प्रकार। अम्ल और क्षार के प्रकार देखते हैं हम। देखिए, अम्ल को दो श्रेणी में बांटा गया है। एक तो है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, और एक होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल और दुर्बल। इसी प्रकार से आपके जो क्षार है ना, इनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है प्रबल, प्रबल क्षार, और दूसरा दुर्बल क्षार। अब बोर्ड एग्जाम में इनमें से लगभग 99% या 100% इस वाले टॉपिक में से आपके प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न यही पूछा जाएगा कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? दो उदाहरण लिखिए। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? दो उदाहरण लिखिए। या प्रबल क्षार किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। और दुर्बल क्षार किसे कहते हैं? उसके उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे हम लेते हैं सबसे पहले प्रबल अम्ल के बारे में। देखिए, प्रबल अम्ल का मतलब होता है ऐसे अम्ल जो शीघ्रता से, ऐसे अम्ल जो शीघ्रता से H+ आयन मुक्त करते हैं। शीघ्रता का मतलब हो गया ऐसे अम्ल जिसको पानी में डालने पर फटाफट से शीघ्रता से H+ आयन मुक्त हो जाते हैं, तो वो अम्ल क्या कहलाएंगे? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और इसमें एक बात और जोड़ सकते हो आप, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में H+ आयन। ये दोनों ही बात आप प्रबल अम्ल की परिभाषा में लिख सकते हो। ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में शीघ्रता से और शीघ्रता से और ज्यादा मात्रा में H+ आयन मुक्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे? एक तो लिखोगे HCl और एक लिखोगे H2SO4। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये प्रबल अम्ल हो जाएगा। तो यहां देखिए आप, प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल क्या हो गए? HCl और H2SO4। ठीक है, इसके बाद में आपके आता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल। अब दुर्बल अम्ल की परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसे अम्ल जो देर से H+ आयन मुक्त करते हैं, देर से H+ आयन मुक्त करते हैं और कम मात्रा में, कम मात्रा में H+ आयन मुक्त करते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे? आपके दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, CH3COOH, इसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल।
और एक एग्जाम्पल लिख सकते हो आप NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये दोनों एग्जाम्पल आप परीक्षा में दुर्बल अम्ल के लिख सकते हो। इसके बाद आता है आपके प्रबल क्षार। प्रबल क्षार, प्रबल क्षार की क्या परिभाषा लिखेंगे? शीघ्रता से, यानी ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में शीघ्रता से OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। अम्ल में तो हमने H प्लस आयन लिखा है, और क्षार में क्या लिखेंगे? शीघ्रता से OH माइनस आयन मुक्त करते हैं या प्रदान करते हैं, और अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में OH माइनस आयन मुक्त करते हैं। तो ये दोनों ही बातें हम प्रबल क्षार वाली परिभाषा में लिख सकते हैं। ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में शीघ्रता से और जल्दी से और ज्यादा मात्रा में OH माइनस आयन मुक्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप KOH, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? प्रबल क्षार की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके बाद आता है आपके दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार, तो इसमें क्या था? शीघ्रता से OH माइनस आयन मुक्त होते हैं, तो इसमें क्या लिख देंगे हम? देर से या देरी से, देरी से OH माइनस आयन मुक्त होते हैं, OH माइनस आयन मुक्त होते हैं। और कम मात्रा में, कम मात्रा में OH माइनस आयन मुक्त होते हैं। तो ये दोनों ही बातें हम किस में लिख सकते हैं? दुर्बल क्षार के अंदर लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हो आप जैसे CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कम मात्रा में OH माइनस आयन निकलेंगे इसमें। और एक लिख सकते हो आप MgOH होल ट्वाइस भी इसमें लिख सकते हो। तो ये दो एग्जाम्पल इसके, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, यानी 8 जो एग्जाम्पल है वो आपको प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के देखने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी तक हमने इस वाले चैप्टर में अम्ल क्षार लवण के बारे में, सूचक के बारे में, पीएच का दैनिक जीवन में महत्व के बारे में, और पीएच स्केल के बारे में, और पीएच पैमाना जो हमने पढ़ा है, और इसके बाद में अम्ल और क्षार के हमने प्रकार देखे। प्रबल अम्ल देखा, दुर्बल अम्ल देखा, प्रबल क्षार देखा और दुर्बल क्षार देखा। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके विभिन्न विलयनों की पीएच। विभिन्न विलयनों की पीएच, इसमें से भी आपके प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में। आपको पूछा जाएगा कि जैसे मान लो शुद्ध जो जल होता है, पीने का जो पानी होता है, उसकी पीएच कितनी होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच कितनी होती है? सबसे ज्यादा पीएच किसकी होती है? सबसे कम पीएच किसकी होती है? तो यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से हम सारी चीजें याद करेंगे। सबसे ऊपर लिखा पढ़ने NaOH, यानी 1 मोलर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी पीएच होती है 14। और सबसे नीचे लिखा अपन ने 1 मोलर HCl, इसकी पीएच होती है 0। तो देखो यहां लिखेंगे सबसे अधिक, सबसे अधिक पीएच, और यहां लिखेंगे सबसे कम, सबसे कम। तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपके दो प्रश्न यहां पर तैयार हो गए। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा सबसे अधिक पीएच किसकी होती है और कितनी होती है? तो सबसे अधिक पीएच किसकी होगी? 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड की होती है, और कितनी होती है? 14 होती है। दूसरा प्रश्न है सबसे कम पीएच किसकी होती है? HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की होती है, और कितनी होती है? 0 होती है। तो दोनों की पीएच आपको याद हो गई। इसके बाद में आता है आपके अमोनिया, NH3। तो अमोनिया की पीएच कितनी होती है? 11.6। ठीक है, इसके बाद में आती है आपके रक्त की पीएच। ये दो तो आपको याद हो गई, जो सबसे ऊपर आ रही है सबसे अधिक पीएच, तो सबसे नीचे आ रहा है सबसे कम पीएच। अमोनिया की आपको याद करनी है 11.6। अब आपको रक्त की पीएच याद करनी है।
तो आपको रक्त की पीएच याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि जैसे रक्त शब्द आ रहा है, तो हमारे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसमें से होकर के रुधिर 2 बार होकर के गुजरता है। हमारे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसमें से रुधिर 2 बार होकर के गुजरता है, और वो जो अंग है वो कौन सा है, हार्ट, यानी हृदय। हृदय में से रक्त कितनी बार गुजरता है, 2 बार गुजरता है। तो जैसे ही रक्त नाम आएगा, रक्त शब्द आएगा, और आपके दिमाग में कौन सा शब्द आ जाएगा, हृदय शब्द आ जाएगा। अब यहां से क्या रिलेशन बनाना है, हृदय के बारे में आपको पहले से पता है कि हमारा जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट करता है, कितनी बार धड़कता है, 1 मिनट में कितनी बार हमारा हृदय धड़कता है, 72 बार। ये सबको याद है, छोटी क्लास में भी हमने पढ़ रखा है। अब यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा कि यदि कोई व्यक्ति जब दौड़ लगाता है और कोई फिजिकल वर्कआउट करता है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है, तो उस समय उसकी जो हार्ट रेट है, हृदय की जो धड़कन है, वो क्या हो जाती है, 73 से 75 हो जाती है। यानी उसकी हृदय की जो धड़कन है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और 72 से बढ़ करके कितनी हो जाती है, 73 से 75 हो जाती है। तो आपको रक्त की पीएच कितनी लिखनी है भाई, 73 से कितनी है, 75 है। और पॉइंट जो है वो अपनी मर्जी से लगाना है आपको। तो बताओ रक्त की पीएच कितनी हो गई, 7.3 से 7.5 रक्त की पीएच हो जाएगी। याद करना है, रिलेशन बनाना है, वहां एग्जाम में आपको 100% याद आ जाएगा। जैसे पूछा जाए रक्त की पीएच कितनी है, तो भाई रक्त है, हृदय में बहता है, हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जब कोई फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो कितना हो जाता है, 72 से 75 हो जाता है। तो 7.3 से 73 से 75 बढ़ जाती है, तो 7.3 से 7.5 रक्त की पीएच होती है। अब यहाँ पे आपको इनका एवरेज भी लिख सकते हो आप, 7.4। या तो आप लिखोगे 7.3 से 7.5 और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आ जाए और वहां पे अगर ऑप्शन मान लो कि 7.4 दे रखा है, तो फिर आपको 7.4 उसकी रक्त की पीएच लिखनी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके मूत्र। मूत्र की पीएच होती है 5.5 से 7.5, 5.5 से 7.5। तो इसको भी हम कैसे याद रख सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे, कि जैसे मान लो आपको तो ये याद रखना है कि कोचिंग क्लास जो चलती है अपने, उसमें सुबह 5:30 बजे बैच स्टार्ट हो जाता है, ये मान लीजिए आप। तो आपको उसका टाइमिंग याद रखना है कि सुबह कितने बजे टाइमिंग है कोचिंग का, 5:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक 2 घंटे की क्लास लगती है सुबह सुबह। जल्दी आ जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। तो 5:30 से 7:30 2 घंटे की जो क्लास लगेगी ना, अब आप ऐसे कहोगे कि सर टाइमिंग है 5:30 से 7:30, तो मूत्र की पीएच का क्या रिलेशन है, उसमें हम कैसे याद रख सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जब 2 घंटे की लगातार क्लास होगी, तो उस 2 घंटे की लगातार में अगर किसी स्टूडेंट को इमरजेंसी भी आती है, अगर उसको यूरिन करने के लिए भी जाना होगा, मूत्र करने के लिए अगर जाना होगा, तो उसको छुट्टी नहीं मिलेगी। कितने बजे से कितने बजे तक, 5:30 से 7:30 तक छुट्टी नहीं मिलेगी। तो मूत्र की पीएच कितनी हो जाएगी भाई, 5:30 से 7:30 हो जाएगी। इसके बाद में देखिए आप, नेक्स्ट आता है कॉफी की पीएच। अब जब पता है कि भाई अपने 5:30 से 7:30 की क्लास लगेगी, 2 घंटे की लगातार क्लास लगेगी, तो बच्चा घर से क्या करके आएगा, 4:30 से लेके 5:30 बजे तक उठेगा, नहाएगा धोएगा, तैयार होगा, और फिर क्या पी करके आएगा घर पे, कॉफी पी करके आएगा। तो यहाँ पे 4:30 से लेकर के 5:30 बजे तक, यानी 4.5 से 5.5 उसकी कॉफी की पीएच हो जाएगी। इसके बाद में आता है आपके नींबू। नींबू की पीएच कितनी होती है भाई, पहले देखते हैं अपन टमाटर की पीएच। टमाटर की पीएच है 40 रुपए से 42 रुपए किलो टमाटर है, तो 4.0 से 4.2 टमाटर की पीएच हो जाएगी। टमाटर बड़ा है, नींबू साइज में छोटा है, तो उसकी पीएच उसकी आधी हो जाएगी। तो टमाटर की आधी लिख देंगे अपन, 2.0 से 0.2 नींबू की पीएच हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए प्रश्न बनता है, सबसे अधिक पीएच किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की 14, अमोनिया की कितनी 11.6, रक्त की पीएच 7.3 से 7.5, मूत्र की पीएच 5.5 से 7.5, कॉफी की पीएच 4.5 से 5.5, नींबू की पीएच 2 से 2.2, टमाटर की पीएच 4.0 से 4.2, और सबसे कम पीएच किसकी होती है, 1 मोलर HCl की होती है, जो कितनी होती है, 0 होती है।
इस ट्रिक के माध्यम से आप ये सारी पीएच को याद कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक दो और एक्स्ट्रा बताता हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे प्रश्न आ गया शुद्ध जल की पीएच कितनी है, शुद्ध जल, और शुद्ध जल नाम नहीं आएगा तो वहां लिखा हुआ आएगा पीने के पानी की पीएच, पीने के पानी। अंग्रेजी में भी लिखा हुआ आ सकता है ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की पीएच कितनी होती है, तो वहां लिखना है आपको 7। क्यों होती है 7? क्योंकि अगर पीएच 7 है जब ही हम उसको पी पाएंगे। अगर 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय पानी हो जाएगा, अगर 7 से ज्यादा हो जाएगा तो वो क्षारीय पानी हो जाएगा जो हमारे काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए शुद्ध जल की पीएच कितनी होती है, 7 होती है। एक और आता है जठर रस की पीएच कितनी होती है, जठर रस की पीएच होती है 1.2, 1.2, जो भोजन को पचाने के काम आता है, क्योंकि हमारा जो भोजन होता है वो अम्लीय माध्यम के अंदर पचता है। तो जठर रस की पीएच कितनी हो जाएगी, 1.2। एक आता मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एंटासिड का काम करता है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो एंटासिड का काम करता है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रति अम्ल, यानी हमारे पेट में बढ़ी हुई अम्ल की मात्रा को कम करता है। बढ़े हुए अम्ल के प्रभाव को क्या करता है, ये कम करता है, क्योंकि क्षारीय होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है उसकी पीएच कितनी होती है, 10 होती है। अब आपने जब सारे विलियंस की पीएच याद कर ली, सारे सॉल्यूशन की पीएच याद कर ली, तो फिर बोर्ड एग्जाम में आपके इसमें से कोई बार प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की आज की इस क्लास में एक बार रिपीटेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने अम्ल क्षार लवण में पीएच पैमाना पढ़ा, यह आपको समझ में आ गया होगा। पीएच पैमाने के बाद में फिर प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत हमने पढ़े हैं। इसके बाद में फिर हमने अम्ल और क्षार के प्रकार देखे, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के बारे में देखा। इसके बाद में फिर आपके विभिन्न विलयनों की पीएच हमने याद करी है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास के लिए रेडी रहिए। धन्यवाद।